हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपका तैयारी भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बढ़िया से तैयारी हो गया होगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम, अभी बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा ये। ओके, ये रिवीजन वीडियो के तौर पर आपको देखना है कि ताकि ये सारा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो इस तरह का आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, और अपना बोर्ड एग्जाम सही तरीके से दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 ईस्वी तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो इसमें थी एकल आधिपत्य दल व्यवस्था थी। 1967 तक तो जो था 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था 1967 तक, 1967 तक। नेक्स्ट, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? धारा 370 का संबंध जो है किस प्रदेश से था है? तो ये जम्मू कश्मीर से था। अब तो ये धारा हट चुका है जम्मू कश्मीर से। ओके, तो लेकिन क्वेश्चन यदि पूछा जा सकता है तो ये संबंध था जम्मू कश्मीर से, ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत जो वह पंडित नेहरू जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। याद रखना आपको, 5 सूत्री कार्यक्रम जो है 5 पॉइंट प्रोग्राम वो पंडित नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे वो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे। राइट, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सब आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एक थम्स अप डाल दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये थी 1961 से 66। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क 1961 से 66। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर ग आपको सही हो जाएगा, MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? सबसे पहली बात ये जानना होगा मैकमोहन रेखा कौन से देश के बीच में लगता है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में लगता है। तो इसमें से चीन से सटा हुआ बॉर्डर कौन सा है ये खोजना है आपको। तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन से बॉर्डर लगता है, तिब्बत जो है एक चीन का ही हिस्सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जम्मू कश्मीर में तो पाक से लगता है और उत्तर प्रदेश का तो नेपाल से लगता है। ओके, असम में नहीं लगता है। तो ये बात ध्यान रखना आपको, मैकमोहन रेखा जो वह चीन के साथ है तो इस ऑप्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, और पाकिस्तान के साथ जो है रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में सबसे पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा आपका, 1974 आपको याद रखना। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का संधि जो है उसका उल्लंघन किया? तो ये है चीन। चीन और भारत के बीच में जो है पंचशील की संधि हुई थी और चीन ने भारत पे आक्रमण करके जो है पंचशील का संधि का बहुत ही उल्लंघन किया, वायलेट किया पंचशील ट्रीटी को। ये बात ध्यान रखना, और चीन और भारत के साथ हुआ है पंचशील संधि। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? गरीबी हटाओ के नारे जो है किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? तो ये दिखाया 1971 के मध्यावधि चुनाव में। ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा, याद रखना आपको, 1971 का मध्यावधि चुनाव। ओके, इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट है नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? नवनिर्माण आंदोलन जो है, नवनिर्माण आंदोलन वो किस राज्य में विफल हुआ? तो ये हुआ कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। बिहार में जो है ये नवनिर्माण आंदोलन जो है ये विफल रहा। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? संविधान का जो है 42वां संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसने ईस्वी में हुआ? ये हुआ 1976। ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो जाएगा। याद रखना आपको 1976। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख आपको याद रखना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है। शिवसेना जो है किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है, ये बताना है आपको। तो शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है, राइट। महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है कौन सा? शिवसेना। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चिपको आंदोलन से। याद रखना आपको, चिपको आंदोलन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किस आंदोलन से जुड़े थे, तो याद रखना आपको चिपको आंदोलन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार जो हुआ किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 2005 ईस्वी में। कब हुआ? 2005 ईस्वी, याद रखना। ओके, 2005 ईस्वी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल कमीशन को रिपोर्ट के सिफारिशों जो किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? ये किया बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, बीपी सिंह। याद रखना आपको, बीपी सिंह। नेक्स्ट है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई ज्योति बसु के द्वारा। याद रखना आपको, ज्योति बसु के द्वारा किया गया, ममता बनर्जी के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल की पार्टी है और इसका मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है। ओके, लेकिन इस कांग्रेस का जो स्थापना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो है वह ज्योति बसु के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना घटी? 6 दिसंबर 1992 को दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा घटना घटा। तो ये घटा था गोधरा कांड। ऑप्शन नंबर आपका को हो जाएगा। गोधरा कांड जो है 1992 में घटा था। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? पूर्व बनाम पदबंध पश्चिम का आशय किससे है? शीत युद्ध से। याद रखना आपको, शीत युद्ध, कोल्ड वार से संबंधित है। पूर्व बनाम पश्चिम, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ? ये हुआ हवाना में। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, हवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है आपको। ओके, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किए हैं तो। ओके, चलिए यदि लाइक करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं आप लोग। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ के द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया? तो ये बनाया गया वार्सो संधि। कौन सा? वार्सो संधि बनाया गया। वार्सो पैक्ट पे साइन किया गया सोवियत संघ के द्वारा। ओके, याद रखना है। G77 का आशय कि दुनिया के किन देशों से है? G77 का आशय जो है दुनिया के विकासशील देशों से है। किससे है? विकासशील देश। ओके, डेवलपिंग नेशंस। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया का आशय जो था वो कम्युनिस्ट देशों से था। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। आप इसमें से ऑप्शन दिया गया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना 8 देश शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 8 याद रखना आपको, दिए गए ऑप्शन में से नहीं है, लेकिन आपको 8 देश याद रखना। संघाई सहयोग संगठन में SCO जिसको बोलते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 देश। नेक्स्ट है ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रियो का मंत्र किसने दिया? ये दिया गया गोर्बाचोव के द्वारा। किसके द्वारा? गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रियो का मंत्र। ओके, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया?
तो ये है अमेरिका। अमेरिका जो है आक्रमण किया था। ये एक रिवीजन वीडियो है तो इसलिए फटाफट आपको आंसर बताया जा रहा है, इसमें समझाने का टाइम उतना कम है तो क्वेश्चन जो है आपको फटाफट आंसर बताया जा रहा है। ये एक रिवीजन वीडियो के तौर पे आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकी हमला हुआ था। ओके, टेररिस्ट अटैक हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्य हेतु परमाणु समझौते का प्रबल समर्थन किया? तो ये किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? दक्षिण एशिया का कौन सा देश जो वह नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो ये है श्रीलंका। याद रखना आपको, श्रीलंका जो वह नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित देश है दक्षिण एशिया का। इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ओके, याद रखना आपको, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे जो है वह कहाँ का आतंकवादी संगठन है ये बताना है। तो ये है श्रीलंका का। याद रखना आपको, श्रीलंका का जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे, LTTE जिसको बोलते हैं, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया है? वीटो के प्रावधान का फैसला जो है किस सम्मेलन में किया गया है? तो ये किया गया याल्टा के सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, याल्टा। ओके, याल्टा के सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है जापान। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। जापान जो है वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद में जो है सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। ओके, ध्यान रखना है आपको। वो कौन कौन से हैं? ब्रिटेन है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओके, और कौन सा है? फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है और रसिया है। फ्रांस है और रसिया है। ये 5 कंट्री हैं परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसकी सिफारिश पर जो है महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करता है? तो ये होगा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर ही जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष अस्तित्व में आया? जिसको बोलते हैं CTBT के नाम से फेमस है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया 1996, 1996 में। याद रखना आपको, 1996। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन भूमंडलीयकरण का आलोचक नहीं है? भूमंडलीयकरण का आलोचक कौन नहीं है? तो ये अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है वो भूमंडलीयकरण का आलोचक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीयकरण जो है वो उदारवाद के विचार पे टिका हुआ, विचारधारा पे टिका हुआ, उदारवाद के विचारधारा पे टिका हुआ है भूमंडलीयकरण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये लेनिन के द्वारा कहा गया था। साम्राज्यवाद जो है वह पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे। तो अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दूसरा, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए। ओके, योजना अवकाश का अर्थ क्या है? योजना अवकाश का क्या अर्थ है ये बताना है। गुट निरपेक्ष की नीति का अर्थ बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए अपना, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। सामूहिक आत्मनिर्भरता एवं दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है? सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है? ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? नेक्स्ट है, नई विश्व व्यवस्था क्या है? और नेक्स्ट है, अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य शक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। और वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? टेक्नोलॉजी का जो है ग्लोबलाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो ये बताना है आपको। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो अब इसका एक एक करके सारे आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या हो सकते हैं इसके आंसर।
तो पहला क्वेश्चन का आंसर है दल बदल वाला। यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच पर परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलता है, कोई भी विधायक या संसद है अपने दल के छोड़ के जिससे वह पार्टी चुनाव जीती है, जिस पार्टी से वह चुनाव जीता है अथवा निर्दलीय से वो परित्याग करके जो है अन्य दल में जाके मिल जाता है, या नया दल बना लेता है, अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है, या अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन के उसके विरुद्ध मतदान करता है, तो यह दल बदल कहलाता है। ओके, ध्यान रखना आपको, सिंपल सी बात है। कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी से कोई भी विधायक या सांसद खड़ा हुआ, वो चुनाव जीत गया, उस जिस टाइम जीता वो दूसरे पार्टी का था, कुछ दिन बाद जो वो अपना दल बदल लिया, अपना पार्टी बदल के दूसरे में जाके मिल गया, या निर्दलीय ही बन खड़ा हो गया। ओके, या नहीं तो क्या हो गया, संसद में जो सत्र चलता है उसमें संसद में जो है उसका पार्टी जिसमें बहुमत, जिस वोटिंग में जिस तरह वोटिंग करता है, जिस तरह मतदान करता है उसके विरुद्ध कर देता है, तो वह जो है दल बदल के अंतर्गत उसको कर लिया जाता है, डायरेक्ट उसको दल बदल कहा जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है पार्टी से। ओके, तो ये था दल बदल। नेक्स्ट है 370 जो है अनुच्छेद, वह जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो उससे संबंधित है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, अब तो ये हट चुका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जो है इस राज्य का अपना एक अलग संविधान था। ओके, भारत संविधान के कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर कुछ संशोधित रूप में ही लागू होते थे। ओके, ये बात ध्यान रखना 370 के बारे में। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 के बाद के क्रम में व्यवधान पड़ गया। ओके, इसके चलते एक वर्षीय योजना बनी, जिन्होंने 1966, 67, 67, 68 तथा 68, 69 की अवधि को लिया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 तक चली। ओके, 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई, इस वजह से पंचवर्षीय योजना की क्रम भी टूट गया। इस योजना को अवकाश योजना का नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछा कि अवकाश योजना किसे कहते हैं, तो इसी को अवकाश योजना का नाम दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है क्रम वो 1-1 वर्ष का हो गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे कारण, तो इसके कारण जो चौथी पंचवर्षीय योजना तक चला, तो वही उसके बीच में 3 वर्षों का अवधि जो हुआ, तो उस बीच में जो योजना चला तो उसी को जो बोलते हैं योजना अवकाश बोलते हैं हम लोग। ओके, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिक गुटों में शामिल न होकर युद्ध अथवा शीत युद्ध की निंदा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और सहयोग में योगदान देना था। गुट निरपेक्षता के रूप में वह सब था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एशिया और अफ्रीका के जो है बहुत सारे राष्ट्र जो हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ में जो युद्ध हुआ था उसके दोनों तरफ बट गया था। कुछ कंट्री जो है अमेरिका के सपोर्ट में था, कुछ सोवियत संघ के सपोर्ट में था, और कुछ जो है न्यूट्रल था, वो किसी के सपोर्ट में नहीं था, वह गुट निरपेक्ष था। ओके, बहुत सारा कंट्री मिलके जो है वह शीत युद्ध का निंदा करता था और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ वो, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बात करता था, उसके सहयोग में योगदान देता था, तो वो सब कंट्री तो जो था वह गुट निरपेक्ष कंट्री कहलाया। ओके, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ वाला क्वेश्चन था आपका, क्या था क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। 1 मिनट आपको, 1 मिनट। 5 नंबर क्वेश्चन था आपका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये तर्क है आपका, तर्क देना है नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में। तो ये तर्क है, सरदार सरोवर और नर्मदा पर बांधों के बनने से गुजरात और मध्य प्रदेश को जो है पानी और बिजली की सुविधाएं मिल सकेगी। यह बहुउद्देशीय योजनाएं जन कल्याण का लक्ष्य पूरा करेंगी। किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा, लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों की जमीनें ले ली जाएंगी, बसे हुए लोग विस्थापित हो जाएंगे। यह भी आशंका है कि बहुत ऊंचे बांध से अनायास टूट जाने से बहुत सारा भाग जो जलमग्न हो जाएगा। इसलिए जो है नर्मदा नदी पे जो है सरदार सरोवर डैम बनाने का जो प्रस्ताव था, गुजरात और मध्य प्रदेश को पानी और बिजली की सुविधा मिल सके इसलिए बनाना चाह रहा था। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना था, ये जन कल्याण से को लक्ष्य को पूरा करना चाहता था। लेकिन किसान को जो है इसको सिंचाई के लिए हेतु पानी भी मिलेगा, बिजली उपलब्ध भी करा जाएगा। लेकिन इस योजना के लेके किसान भी जो बहुत चिंतित थे, क्योंकि उससे बहुत सारे जमीन लिए जा सकते थे, बसे हुए लोग वहाँ से विस्थापित हो सकते थे, उसको हटाया जा सकते थे। और ये भी आशंका सब लगा रहा था किसान सब कि बांध जो है बहुत बड़ा बांध बनेगा, यदि वह कभी टूट गया तो उस टूटने से बहुत सारा भाग जो है जलमग्न हो जाएगा।
इसलिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ओके, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1960 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था ये देख लेते हैं एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन था कि सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है। सामूहिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1960 के बाद जो है उत्तर दक्षिण संवाद चल पड़ा, लेकिन पश्चात विकसित देशों के विरोधी रुख के कारण उसे सफलता न मिल सकी। अतः 1980 के बाद विकासशील देशों ने यह अभियान चलाया कि परस्पर सहायता और सहयोग से अपना विकास करें। इसलिए 15 विकासशील देशों का गुट G15 बना। भारत ने इसी दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। ये बात ध्यान रखना आपको, हो सकता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों किया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन था 7 नंबर। यूरोपीय संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ध्वस्त हो चुके यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय देशों ने एक दूसरे के सहयोग करने की नीति का परिणाम था। यूरोपीय संघ का स्थापना इसलिए किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप का कंट्री बहुत सारा जो उसका पुनर्निर्माण करना था, पूरा ध्वस्त हो चुका था युद्ध के बाद जो है, तो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए नया नीति बनाना था। तो इसलिए यूरोपीय संघ का फॉर्मेशन हुआ, नया संघ बनाया गया सारे कंट्री यूरोप का मिलके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अधिकांश यूरोपीय देश जो है इस सत्य को जान चुके थे कि यदि वह एक दूसरे के सहयोग और समर्थन की नीति नहीं अपनाएंगे, तेजी से विकास नहीं कर पाएंगे। तो वो दोनों जो है अपना नीति अपनाया और तेजी से विकास करेंगे, इसलिए जो है एक संघ बना। अतः यूरोपीय संघ यूरोप में पुनरुत्थान के लिए यूरोपीय देशों के पारस्परिक सहयोग का नीति का नतीजा था। तो इसलिए जो है बहुत सारे देश जो है यूरोप के जल्दी से उभर उठे। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नई विश्व व्यवस्था। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर और शक्तिशाली रूप में अवतरित हुआ। क्वेश्चन था कि अमेरिका जो है सबसे शक्तिशाली बन के कैसे उभरा। तो नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ जो बहुत सारा कंट्री मिलके था वह टूट गया। अमेरिका जो एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर जो है उभर के आया और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 में जो है संविधान सोवियत के पतन के बाद जो अमेरिका जो है वो अपना वर्चस्व जमा लिया और नए विश्व व्यवस्था के रूप में जाने लग गया अमेरिका। ओके, ध्यान रखना है। आज अमेरिका एक महाशक्ति अमेरिका है। उसके पास विशाल थल सेना, जल सेना, वायु सेना है और हर प्रकार के परमाणु और परंपरागत हथियार हैं। विश्व के सभी देशों और उसके वर्चस्व स्थापित हो गए हैं। अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण करके वहां अपने विरोधियों तालिबान और सद्दाम हुसैन का शासन मिटा देना इसी अद्वितीय सैन्य शक्ति का कारण हुआ। ओके, तो अमेरिका जो आजकल एक महाशक्ति है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से क्या इफेक्ट पड़ा, क्या फर्क पड़ा प्रौद्योगिकी पर। प्रौद्योगिकी से जो है वैश्वीकरण पर क्या योगदान रहा। वैश्वीकरण में जो है प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, प्रौद्योगिकी ने उत्पादन, यातायात, संचार के साधनों में ऐसी वृद्धि की। प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी होने से उत्पादन में, यातायात, संचार के साधनों में इतना ज़्यादा वृद्धि कर दिया कि सारा दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई। ओके, लोगों, वस्तुओं तथा पूंजी की सारे दुनिया में प्रवाह हो रहा है। राज्यों के बीच अंतःक्रिया और अंतर्निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। एक जगह से दूसरे जगह सामान आवाजाही हो रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ग्लोबलाइजेशन में जो है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, एक दूसरे को अंतर्निर्भरता तेजी बढ़ा दिया। लोगों का, वस्तुओं का, पूंजी का, सारा का आवाजाही बहुत ही तेज तरीके से होने लग गया। ओके, ध्यान रखना आपको। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे आपको ये वीडियो देखना है। उम्मीद करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।